अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम एक न्यूरल नेटवर्क की नई टाइप जो कि मोस्ट डिमांडिंग है नाउ डेज़, तो उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं। और नाम उसका सब जानते हैं पहले से ही, ऑलरेडी सबने सुना हुआ भी है पहले। जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स यानी गैन्स इन शॉर्ट फॉर्म। इसके थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि आपका जो लेटेस्ट चैटबॉट्स जितने भी चल रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या बिंग का एआई हो, तो बेसिकली उनमें अदर मॉडल्स के साथ साथ गैन्स भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसके साथ बेसिकली जनरेटिव का वर्ड आ रहा है। तो कोई इमेज जनरेट करना, कोई टेक्स्ट जनरेट करना, कोई टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना, तो जितने भी इस तरह के काम हैं वो सारे आपको जो जनरेटिव नेटवर्क्स हैं बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं, और इन शॉर्ट उनको गैन्स कहा जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा देखें तो स्टार्टिंग में ही मैंने ना एक पिक्चर सी बनाई हुई है। इस पिक्चर में एक पुलिसमैन है और आपके पास एक जो है वो एक बंदा है जो कि रॉबरी का काम कर रहा है, और या फिर कह लो कि एक चोर है। तो आसान से अल्फाज में ना अगर इसकी कहानी को समझना है कि गैंग्स बेसिकली है क्या, तो ये चोर पुलिस की कहानी है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं दोबारा, फिर बाद में इसी एग्जाम्पल में आएंगे हम। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, मैं जूम कर देता हूँ। जो एक टेक्निकल डेफिनेशन है तो उसके मुताबिक तो गैन्स आर पावरफुल क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क की ही क्लास है। ठीक है, दैट आर यूज फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब मशीन नहीं लगा हुआ, अनसुपरवाइज लर्निंग है, बेसिकली कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग का ही है। ठीक है, लेकिन अनसुपरवाइज कैटेगरी में इसको वो फॉल करवा रहे हैं। वो क्यों करवा रहे हैं? वो इसलिए कि बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई लेबल्स नहीं होते, यानी दूसरे अल्फाज में हमें लेबल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो मेन डाटा है, इनपुट या फीचर्स जो होते हैं, बेसिकली हमारा यहाँ पर भी उसी के साथ जो है ना टारगेट हमारे लिए हमारे फीचर्स ही टारगेट है। तो इसीलिए वो उसको कह रहा है कि ये एक तरह की अनसुपरवाइज लर्निंग है। नॉर्मली हमने जो CNN पढ़ा था, कॉन्वोल्यूशनल या RNN पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम ये करते थे कि हम जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे होते थे बिटवीन इमेजेस कि ये आपके बर्ड्स हैं, ये कैट्स है, ये डॉग्स है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बेसिकली हमारा लेबल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इनपुट डाटा होगा, उस इनपुट डाटा को हम ट्रेन डाटा भी कह सकते हैं। उस ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करके हम क्या करेंगे? सिंपल अपनी कुछ नई इमेजेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो अनसुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में इस एल्गोरिदम को फॉल करवा रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, इट वाज डेवलप्ड बाय एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय INJ गुडफेलो। 2014 में आया था, लेकिन प्रैक्टिकल इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है वो हुई है 2016 में। ठीक है, तो 2016 से ऑनवर्ड ये जो है इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और गैन्स आर बेसिकली मैड अप ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉम्पिटिंग न्यूरल नेटवर्क्स, यानी गैन्स एस लगा हुआ आगे, तो बेसिकली इसके अंदर ना दो स्मॉल न्यूरल नेटवर्क चल रहे होते हैं, इसीलिए इसको गैन्स नेटवर्क्स कहा जा रहा होता है कि इसके अंदर बेसिकली दो नेटवर्क्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन दोनों नेटवर्क्स को यहाँ कहा गया है जनरेटर, यानी एक का नाम जनरेटर होगा और दूसरे का नाम होगा डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, अब मैं आसान से अल्फाज में समझाता हूँ कि बेसिकली गैन्स होता क्या है। देखो, ये जो आपका यहाँ पे जनरेटर है, जिसको मैंने यहाँ पे चोर की कैटेगरी में डाला हुआ है, ये क्या करेगा? ये नकली नोट छाप रहा है। ठीक है, फेक मनी, इसके पास कोई पेपर है उस पर नकली मनी छाप रहा है। और ये जो ट्रेन डाटा है ना आपका, ये बेसिकली ट्रेन डाटा क्या है? आपका बैंक है। ठीक है, जो रियल मनी है वो प्रोड्यूस कर रहा है वहां से। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है? डिस्क्रिमिनेटर ये करता है रियल और फेक में डिफरेंशिएट करता है। यानी जनरेटर दोबारा मार्केट में फेक मनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देगा, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा? वो दोबारा उसको बता देगा कि ये फेक है, ये रियल है। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों की आपस में ना एक तरह की समझ लो कि नोक झोंक चलती रहती है, यहाँ तक कि जनरेटर इतना पावरफुल हो जाता है एक टाइम पे कि वो इतनी एक्यूरेट मनी छापने की कोशिश करता है कि डिस्क्रिमिनेटर जो है ना उसको फूल बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है। उसको पता ही नहीं चलता कि रियल और फेक मनी में क्या डिफरेंस है। यानी इसकी ट्रेनिंग इतनी चलती है जनरेटर की, जनरेटर क्या करता रहेगा? फेक मनी बनाता रहेगा, डिस्क्रिमिनेटर उसको बताता रहेगा नहीं ये फेक मनी है, ये रियल मनी है। डिस्क्रिमिनेटर कैसे बताता है? उसके पास डाटाबेस है। डाटाबेस किसका? रियल मनी का। और जो है ना डाटा सारा मौजूद है। डाटा कहाँ से आया? बैंक से आया। और अगर हम एक नेटवर्क की जुबान में बात करें, वो डाटा ट्रेन डाटा होगा। ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेटर के पास मौजूद है कि उसकी बेस पे वो ये जज करने की कोशिश करता है कि ये रियल मनी है। ठीक है,
जनरेटर क्या कर रहा होता है, मुसलसल फेक मनी बना रहा है और वो साथ साथ लर्न भी कर रहा है सिस्टम से, ठीक है, कि अब ये उसने बनाई है, अब मैं क्या चेंजेस करूं, ये तो मेरी पकड़ी गई फेक मनी, तो वो अब दोबारा सिस्टम में कुछ चेंजेस लेके आता है। और न्यूरल नेटवर्क की केस में वो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस दोबारा बैक प्रोपागेट होगा और दोबारा से वेट्स और बाइसेस एडजस्ट होंगे और दोबारा सिस्टम से लर्न करेगा और दोबारा एक रियल फेक मनी बना देगा। यहाँ तक कि इतना वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और आखिरी हल क्या होता है कि जनरेटर वो बिल्कुल ऐसी मनी छापने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है कि वो उसको डिस्क्रिमिनेटर को, जो कि जज करने वाला है, उसको फूल बना देता है। तो आसान सी कहानी यही है। मैंने मनी वाली यहाँ पे एग्जांपल इसलिए चूज़ की है कि वो आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये काम इलीगल है, डिस्क्लेमर के तौर पे बता रहा हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को अपने दूसरे मकासद के लिए यूज़ करते हैं और उसका डिस्कस हम आगे करेंगे जाके कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं गैंस की। तो जो एक ओवरऑल सिनेरियो है ना, इसमें दो नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं, दो न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं। एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। दोनों के दरमियान जो है वो जो कह लो कि एक तरह की जो है वो एडवर्सरियल टाइप की ना एक कम्युनिकेशन चल रही होती है। और यहाँ तक कि जनरेटर वो एक ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेटर को फूल बना देता है। तो ये बेसिकली सारी कहानी इन दोनों के दरमियान चल रही होती है। तो आगे अगर आपने टेक्निकल डेफिनेशन में पढ़ना है तो यहीं पे ये बात लिखी हुई है कि गैंस कैसे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे कि गैंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स, एक जनरेटिव, एडवर्सरियल और तीसरा नेटवर्क। जनरेटिव का मतलब टू लर्न अ जनरेटिव मॉडल विच डिस्क्राइब हाउ डाटा इज जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। यानी क्या होता है, बेसिकली हर आउटपुट पे एक प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही होती है जिसकी बिना पे वो जनरेटर लर्न करता है कि मेरी अब प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं आई, मुझे दोबारा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और दोबारा कोई ऐसी नई आउटपुट जनरेट करने की ज़रूरत है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेहतर फॉर्म में आ सके। और एडवर्सरियल का मतलब ये द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल इज डन इन एन एडवर्सरियल सेटिंग, यानी दोनों की जो है वो तगो-दो से बेसिकली वो एक तरह का मॉडल अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। और नेटवर्क सिंपल, आपको पता है कि यहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करेंगे, डीप न्यूरल नेटवर्क डेंसली कनेक्टेड होंगे जो कि उनको यूज़ करेंगे। इसके अलावा उसकी फर्दर टाइप्स आगे आएंगी तो उसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ होता है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो एक बेसिक टाइप का ज्ञान है जिसको आसान से अल्फाज में वनीला ज्ञान भी कहते हैं। जैसे हमने आरएनएन पढ़ा था, तो आरएनएन में सबसे बेसिक जो आरएनएन था उसका क्या नाम था, वनीला, क्योंकि बेसिकली वनीला फ्लेवर एक जनरल फ्लेवर होता है, तो इसलिए वो नाम के स्टार्टिंग में रख देते हैं इस चीज़ को। तो हम बेसिक टाइप का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान की और टाइप्स भी हैं, तो इंशाल्लाह कल या परसों हम डीसी ज्ञान की बात भी कर लेंगे जिसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ऐड हो जाता है। आज सिंपल आपका डीप न्यूरल नेटवर्क इसमें शामिल होगा। तो नेटवर्क यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे मैंने वही बात लिखी हुई है कि बेसिकली गैंस में दो तरह के आपके पास न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर क्या करेगा, जनरेट फेक सैंपल्स ऑफ डाटा, बी इन कोई भी डाटा कुछ भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है या टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, एंड ट्राइज टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर। यानी क्या करेगा, अपने जो सिस्टम है, सिस्टम से लर्न करेगा और इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेटर को फूल बना देगा। ठीक है, तो द डिस्क्रिमिनेटर ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड फेक सैंपल्स। द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर आर बोथ क्या होंगे, न्यूरल नेटवर्क होंगे इस केस में, क्योंकि गैंस बेसिकली एक डीप लर्निंग का ही जो है एल्गोरिदम है और निकला न्यूरल नेटवर्क से ही है। एंड दे बोथ रन इन कॉम्पिटिशन, मतलब दोनों के दरमियान एक कॉम्पिटिशन हो रहा होता है विद ईच अदर इन द ट्रेनिंग फेज। जब ट्रेनिंग हो रही होती है वो कहेगा ये फेक है, वो कहेगा नहीं ये रियल है, वो लर्न करेगा उससे कि हाँ जी मैंने क्या गलती करी, बात सीख लेगा, दोबारा कह देगा ये नई मनी बना ली मैंने, ये फेक है, वो दोबारा कह देगा फेक है, अनलेस इसको इस चीज में कामयाब हो जाता है कि उसको फूल बना देगा और वो जज ही नहीं कर पाएगा कि ये रियल है फेक है। ठीक है, और यही कहानी सारी लिखी है। द स्टेप्स आर रिपीटेड several times and in this way the generator and discriminator get better and better in their respective jobs after each repetitions. The word can be visualized by the given below diagram. ये वही सारी कहानी है जो मैं अभी आपको सुना रहा था। बेसिकली अभी थोड़ा सा मजीद न्यूरल नेटवर्क की ज़ुबान में अगर बात करें तो इस तरह से कहानी चल रही है। आज जो डाटा सेट हम अपनी कोडिंग में यूज़ करेंगे ना, आज कोडिंग भी हम थोड़ी सी पढ़ेंगे इसकी, तो कोडिंग में जो डाटा सेट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे फैशन एमनिस्ट का। फैशन एमनिस्ट का डाटा सेट आपको पता है, आप ऑलरेडी उस पर CNN पे काम कर चुके हो, उस पर न्यूरल नेटवर्क में काम कर चुके हो कि वो 28 बाय 28 रेजोल्यूशन की इमेज है और ग्रे स्केल की इमेज है। ठीक है, और उसमें वो क्या करता है, अब लेट्स से इसी एग्जांपल में हम इसको फीड करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास जो इमेजेस है, ये बीच वाली, ये सारी रियल इमेजेस हैं ये वाली,
और इनकी रेजोल्यूशन है 28x28 और आगे 1 यानी उसका जो चैनल होगा RGB चैनल, तो ये ग्रे स्केल है तो 1 ही होगा इसका, ठीक है। और देखो अब क्या करेगा, ये सारी इमेजेस हम देंगे डिस्क्रिमिनेटर को एज अ डेटाबेस, उसके सिस्टम में रख देंगे, उसको पता होगा कि ओरिजिनल इमेज कैसी दिखती है, ठीक है। और जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर पीछे से कोई ना कोई सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, उसको नहीं पता कि रियल मनी क्या होती है, उसको नहीं पता। स्टार्टिंग में वो एक रैंडम नॉइज जनरेट करेगा, जैसा कि चोर जो है उसके पास जब तक मनी का कोई पेपर ही नहीं होगा तो छापेगा किस पे, कोई पेपर उसके पास होगा ना, तभी तो वो मनी छापेगा ना। देखो अब यहां पर इसको कोई रैंडम नॉइज देना जरूरी है जनरेटर को, ताकि उसके ऊपर वो लर्न कर करके अपनी नॉइज खत्म करते जाए और इतनी खत्म कर ले कि रियल इमेज ही बना दे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जनरेटर के पास एक हम खुद से देंगे, ये उसको नहीं पता होगा, हम खुद से उसको एक रैंडम वेक्टर देंगे जो कि नॉइज वेक्टर होगा, जो कि कुछ इस तरह की फॉर्म में होगा। अक्सर आपने इस तरह की जो है वो इमेजेस देखी होंगी, ये रैंडम नॉइज बनाई है हमने, ठीक है। यानी उस केस में, मनी के केस में कोई पेपर होगा जिसपे वो मनी छाप सकता है, तो ये सिस्टम को देंगे जो कि जनरेटर होगा। जनरेटर आगे फर्दर क्या है, बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क ही है, यानी उसके अंदर कोई इनपुट लेयर होगी, कोई डेंसली हिडन लेयर होगी और उसमें फर्दर आउटपुट लेयर होगी जनरेटर में। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेटर में भी हम उसको डेटाबेस से ट्रेन करवाएंगे, उसके अंदर एक हिडन लेयर होगी, एक इनपुट लेयर होगी और एक आउटपुट लेयर होगी। तो ये दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, इसलिए इसको गैन्स कहा जा रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेटर एक रैंडम नॉइज लेता है और एक इमेज बना देता है। स्टार्टिंग इमेज बनाएगा, स्टार्टिंग इमेज बेकार सी होगी क्योंकि पीछे रैंडम नॉइज से आ रही है, वो उसको नहीं पता चलेगा और डिस्क्रिमिनेटर आराम से जज कर लेगा कि ये फेक इमेज है, असल इमेज ये वाली है, ठीक है। और आगे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, रियल और फेक की फॉर्म में। रियल को हम कह देंगे 1, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम वंस और जीरोस में इसको काम कर रहे होते हैं। रियल का मतलब यहाँ पे हम खुद से रख देंगे कि 1 और जो फेक है उसको कह देंगे 0। अब ये चेक करना किसका काम है, डिस्क्रिमिनेटर का काम है। तो ये इन दोनों की ट्रेनिंग आपस में चलती रहेगी, रिपीट स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे और यहाँ तक के कि वो एक कुछ बेहतर इमेज प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे ट्राई करते हैं मजीद। अच्छा, इसमें ना अब देखो जनरेटर जो होता है वो कैसे लर्न करता है। अब यहाँ पे दो लॉसेज आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब लॉस आता है न्यूरल नेटवर्क में, तो उस लॉस की बेस पे ही न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग बेहतर होती है, बैक प्रोपगेशन की फॉर्म में। ये थ्योरी हमने न्यूरल नेटवर्क में भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी लॉसेज होते हैं, एक होता है जनरेटर लॉस, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर लॉस, ठीक है। जनरेटर लॉस ऑब्वियसली जो होगा वो जनरेटर से ही रिलेटेड होगा। क्या करेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इमेज बना रखी है, वो क्या करेगा, एक रैंडम इनपुट लेगा। रैंडम इनपुट क्यों जरूरी है, क्योंकि उसको कोई सोर्स चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी इमेज बना सके, ठीक है। और वो जनरेटर में जाएगी, सैंपल होगा। डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, उसको बता देगा कि भाई नहीं ये फेक है। तो फेक क्या करेगा, लॉस की फॉर्म में वापस बैक प्रोपागेट हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेटर ने आपकी आउटपुट में ये लॉस निकाल दिया है। तो वो दोबारा बैक प्रोपागेट होगा, दोबारा जनरेटर के पास जाएगा, वो अपने सिस्टम में उसको देखेगा हाँ क्या गलती की मैंने, तो दोबारा से इमेज जनरेट करेगा। इस तरह से ये ट्रेनिंग रिपीटेडली भी होता रहता है बार बार। और अगर इसकी डिस्क्रिमिनेटर लॉस की बात करें तो ये भी एक लॉस जनरेट करता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है किसकी, रियल इमेजेस की, जिसकी बेस पे वो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के दरमियान फर्क कर रहा होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि वो उसको फूल बना देता है, ये चीज़ है। और ये बेसिकली मैंने वही $100 की एग्जांपल दोबारा दी हुई है। मैंने आपको ऊपर ये चीज़ समझा दी थी कि बेसिकली रैंडम नॉइज देते हैं जनरेटर, फिर वो फेक बताता है, वो उसको रियल बता देता है। इसके पीछे भी असल में ये सारी चीज़ें अगर हम मैथमेटिकली हम देखें तो मैथमेटिकल फार्मूला ही चल रहा है। तो ये हमारा फार्मूला है जिसमें एक जनरेटर की वैल्यू होती है, एक डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू होती है, और अल्टीमेटली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आती है। तो अब मैथ की कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे, एक जनरल हमारा आइडिया अगर हमने लेना है तो बेसिकली इसके बिहाइंड भी हमारे पास ये मैथ चल रही होती है कि आपके पास जनरेटर की वैल्यू है, आपके पास डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू है, दोनों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलता है और प्रोबेबिलिटी की बेस पे ही वो उसको बता रहा होता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स की बात करें कि हमने स्टेप्स क्या होंगे गैन्स में। सबसे पहले एक प्रॉब्लम डिफाइन होगी कि हम करना क्या चाहते हैं। हम तो यहाँ पे इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म भी हो सकती है या टेक्स्ट टू इमेज की फॉर्म भी हो सकती है। आर्किटेक्चर बनाएंगे ज्ञान का, उसके बाद अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करेंगे डेटाबेस पे जो हमारे पास डाटा सेट होगा, जनरेट करेंगे फेक इमेजेस, क्योंकि उस जनरेटर को भी एक फेक इमेज बतानी है स्टार्टिंग के तौर पे, जिसको हम रैंडम नॉइस कह रहे हैं। और ट्रेन करेंगे डिस्क्रिमिनेटर को फेक डाटा पे और ट्रेन करेंगे जनरेटर को आउटपुट पे, ताकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके,
ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी चल रही होती है। थोड़ी सी टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था हमारे पास नॉर्मल गैन या आसान अल्फाज में जिसको सिंपल गैन कहा जाता है या वनीला गैन कहा जाता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है गैन की जिस पे आज हमने काम करना है। वेयर द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर आर सिंपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। क्या होता है, जनरेटर एक सिंपल एमएलपी होता है, यानी एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ही होता है। उसमें न्यूरल नेटवर्क की लेयर बनी होती है, कोई कॉन्वोल्यूशन नहीं यूज हुई होती या कोई गैन हम या जो है वो आरएनएन नहीं यूज कर रहे होते। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। इसमें ये है कि आपके पास जो है ना इमेजेस जो जनरेट होंगी ना वो इतनी एक्यूरेट नहीं होंगी, लेकिन इतनी होंगी कि आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या बनाना चाह रहा है। उसमें फिर भी थोड़ा बहुत नॉइज़ रह जाती है, कुछ इतनी हाई डेफिनेशन। जैसे कि अगर आज इसकी बात करें ना बिंग चैटबॉट की, उसको हम कहते हैं ना कि जनरेट अ कैट टेकिंग सेल्फी, ठीक है, तो वो आपको बड़ी प्यारी सी और क्यूट सी कैट का हाई रेजोल्यूशन इमेज दे देता है, ठीक है। इस केस में नहीं होता वो वनीला के केस में, क्योंकि ये बेसिकली एक सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसमें हमारे पास पैरामीटर्स बहुत कम है चेंज करने के लिए कि हम इतनी हाई रेजोल्यूशन की और इतनी एक्यूरेट इमेज जनरेट कर सकें, ठीक है। उसके लिए फिर इस पर मजीद काम हुआ और अगला आपके पास टाइप आया जिसको उन्होंने कहा डीसी गैन्स। डीसी होती है आपके पास डीप कॉन्वोल्यूशन। इसके अंदर दो नेटवर्क बनेंगे, जनरेटर का, डिस्क्रिमिनेटर का, लेकिन दोनों में कॉन्वोल्यूशन आ जाएगी। कॉन्वोल्यूशन हमने पढ़ी है ऑलरेडी। उसमें क्या होगा, आपकी एक डेंस लेयर होगी, आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर होगी, मैक्स पूलिंग होगी और सारी चीज़ जितनी भी हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में पढ़ी है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये आता था कि आपके पास इमेजेस तो जनरेट हो रही हैं लेकिन हाई रेजोल्यूशन तो फिर भी नहीं हो रही। आजकल का ज़माना हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का है कि आपके पास बड़ी हाईली जो है वो रेजोलेटेड इमेजेस आ रही होती हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने अब समटाइम ऐसा होता था कि आपने कोई कमांड दी है कि मुझे यहाँ पे इस इमेज में कोई ट्री चाहिए, दरख्त चाहिए, तो उसके लिए क्या हो गया, आपने कंडीशन भी साथ में सेट कर दी। जैसा कि आजकल में फोटोशॉप में आ गया है जनरेटिव फिल के नाम से, कि आप कहते हो कि नहीं ये पिक्चर तो बना दे लेकिन यहाँ पे कुछ टेबल ऐड कर दे, यहाँ पे कोई लैंप ऐड कर दे, तो वो कंडीशन आ गया। तो कंडीशन में बेसिकली उन्होंने सी गैन्स बना दिए थे जिसमें आप क्या कर सकते थे कि एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ उसको थोड़ा सा रिजल्ट को बेहतर करते थे। और फाइनली हाई रेजोल्यूशन की बात की जा रही है तो उसके लिए एसआर गैन यानी सुपर रेजोल्यूशन गैन, जिसमें आपके पास रियलिस्टिक फोटोज जो आज के दौर में आपके पास बिंग दे रहा है या जो बाकी चैटबॉट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी बेसिकली यूज़ हो रही होती है थ्रू एसआर गैन, जिसको हम कहते हैं कि सुपर रेजोल्यूशन गैन। तो ये बेसिकली इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं, और भी आ गई है मार्केट में जिस तरह, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक है, रिसर्च ही ज़्यादा इस पर हो रही है क्योंकि चैटबॉट्स बन रहे हैं और उनमें फेक इमेजेस का जो है ना, बेसिकली इमेज तो फेक ही होती है ना। अगर आप उसको कहते हो कि एक कैट की इमेज बना के दे जो कि अपनी सेल्फी ले रही हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, वो फेक इमेज ही होगी, लेकिन वो इतनी सुपर रेजोलेटेड होती है कि जो है ना वो एनिमेशन के लिए बड़ा उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है इसकी वो एनिमेशंस बनाने के लिए। पोकेमॉन के कार्टून देखे हुए या इस तरह के बाकी जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं जो जापान लॉन्च कर रहा होता है, तो उसमें बेसिकली जो एनिमेटेड फ़ोटोज़ हैं वो तो बड़ी आसानी से सुपर रेजोलेटेड गैन्स के ज़रिए बन जाती हैं। तो इसके ज़रिए इनका काम आसान हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ह्यूमन फेसेस की बात करें तो ह्यूमन फेसेस भी अगर आपने अक्सर वीडियोस नेट पे देखी होंगी कि रियल टाइम वीडियो पे पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है, तो उसके लिए भी आप जो है वो ह्यूमन फेसेस जनरेट कर सकते हो। और इसमें रेजोल्यूशन अगर हाई रखनी है तो वो भी, क्योंकि लेकिन आपको ट्रेनिंग उसको उसी तरह से करवानी पड़ेगी रियल फेसेस देके, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो टेक्स्ट टू इमेज ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम खुद भी करते रहे हैं। अगर आप बिंग चैटबॉट पे जाते हो, उसको कहते हो, जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको कैट वाली, कि क्रिएट अ सुपर रेजोल्यूशन इमेज ऑफ कैट टेकिंग सेल्फी, तो वो आपको इस तरह की इमेज बना के दे देगा। तो क्या हो रहा है, हम टेक्स्ट उसको दे रहे हैं, यानी एनएलपी भी इन्वॉल्व है इसमें, टेक्स्ट उसको दे रहे हैं और फाइनली हमें एक हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल जाती है जो कि फेक है, ओरिजिनल नहीं है। और 3D ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए भी यूज़ हो रही है मोस्टली। जो हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो 3D होते हैं, जैसे कि हम अगर ऑटोकैड की बात करें या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें हमने 3D मॉडल्स बनाने होते हैं, वहाँ पर भी जो है ना गैन जस्ट आउटपुट के साथ ही हम टेक्स्ट देंगे और वो हमारे इमेज जनरेट करके दे देगा। तो ये बेसिकली कुछ इसकी एप्लीकेशन है, और जगह भी यूज़ हो रहा है इसके अलावा। अच्छा, ये थी थ्योरी हमारी कि बेसिकली थ्योरी में हो क्या रहा है। ओवरऑल समझ आ गई होगी कहानी कि है क्या, दो न्यूरल नेटवर्क्स डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर की आपस में जंग है एक तरह की, ठीक है। दोनों लड़ रहे होते हैं और अल्टीमेटली जनरेटर जो है वो कामयाब हो जाता है डिस्क्रिमिनेटर को फूल बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में, ठीक है। तो इसको कहते हैं गैन्स। तो अब हम खुद से कुछ कोडिंग करके देखते हैं
कि वाकई कैसे काम हो रहा है इसमें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि बेस्ड ऑन फैशन एमनिस्ट इमेज, इसमें हम अपना डाटा सेट यूज़ करेंगे फैशन एमनिस्ट का जो पब्लिकली अवेलेबल है, यानी इसको पब्लिक डाटा सेट भी कहते हैं। फैशन एमनिस्ट का सबको पता है कि फैशन एमनिस्ट में क्या है, कुछ इमेजेस हैं ब्लैक एंड वाइट, और उसको यूज़ करके मॉडल को ट्रेन करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करेंगे, और उसी से ही जनरेटर को यूज़ करते हुए कुछ नई इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे जो कि उस डाटा सेट में से नहीं होंगी लेकिन उसके जैसी दिखती होंगी, सुपर रेजोलेटेड नहीं होंगी। कहीं आप ये इमेजिन करना शुरू करो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन आ जाएंगी, क्योंकि हम एक सिंपल वनीला जो ज्ञान है, बेसिक टाइप, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये कि इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं होगी, कुछ नॉइज़ भी होगी, तो उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है यहाँ पे आपने। और डाटा सेट के बारे में सबको पता है कि 70,000 ग्रे स्केल इमेजेस हैं, 10 कैटेगरीज हैं, और 28x28 उनका क्या है, रेजोल्यूशन है। कुछ इस तरह की इमेजेस हैं बेसिकली आपके पास, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। इसमें शर्ट्स, ट्राउजर्स और सैंडल्स हो गए, स्नीकर्स, बैग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, और इसको उन्होंने फैशन एमनिस्ट का नाम दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एज़ यूजुअल हमारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको अगर जूम करके मिडल में करूँ उसको, ताकि आपको नज़र आ जाए। ये लाइब्रेरीज़ है हमारी। सबसे पहली लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है ओएस के साथ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी है, क्योंकि हमने फोल्डर बनाना है। देखो, एक फोल्डर होता है, हम बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर बन जाता है। एक फोल्डर थ्रू कोडिंग भी बन जाता है, उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज़ होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। सिस एक लाइब्रेरी है जिसको कहते हैं सिस्टम लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी आर्जी तौर पे कोड को रोकने के लिए यूज़ की है, ठीक है, और इसका मैं आगे जाके समझाऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्यों यूज़ की है। और यहाँ पे आप इतना समझो कि मैंने आर्जी तौर पे ना कोड को रोकना है बीच में कहीं, उसके लिए मैंने यूज़ की है। वार्निंग्स आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वार्निंग्स, अननेसेसरी वार्निंग्स आ जाती हैं, वो रेड सी लाइंस, वो बेसिकली जस्ट वार्निंग होती है। कोड हमारा रन हो जाता है, क्योंकि नए मॉड्यूल्स अपडेट हो रहे होते हैं, तो वार्निंग समटाइम्स आ जाती हैं। अगर आप पुराना मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो उसको इग्नोर करने के लिए वार्निंग्स की यूज़ की है। नमपाई का सबको पता है, ठीक है। हमने कुछ डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए नमपाई यूज़ की है। टेंसर फ्लो ऑब्वियसली ये पाई टॉर्च से भी हम बना सकते हैं गैन्स। नॉर्मली जो आजकल नेट पे जितने भी आपके पास कोड मिलेंगे ना, जो आपको गैन समझा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर पाई टॉर्च से ही समझा रहे हैं। तो टेंसर फ्लो की लिमिटेड है ज़रूर, लेकिन लिमिटेड है। तो हम टेंसर फ्लो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने टेंसर फ्लो ही पढ़ी है। जो अगर हम CNN की बात करें तो टेंसर फ्लो में आगे हम केरास को यूज़ कर लेंगे, उसका API जो है। और इसके बाद एक और लाइब्रेरी है TQDM नोटबुक, और इसमें से हम TQDM कर लेते हैं। TQDM बेसिकली ना, आप ये समझो, एक एनिमेशन लाइब्रेरी है, जिसमें आपके जब देखो, जब हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की अप्रोचेस चलाए थे, तो वो एक लाइन आती थी आपके पास, डबल अंडरस्कोर कह लो, या डबल जो है वो इक्वल का साइन करके आपकी एक लाइन आती थी, जो कि जैसे ही अप्रोचेस चल रहे होते थे वो आगे आगे मूव कर रही होती थी, ऐसा ही है ना। और वो बड़ी जो है ना अगली सी लग रही होती थी, कोई एनिमेटेड फॉर्म। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नेट से हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, तो हमारे पास जो डाउनलोड में जाके बड़ी एक खूबसूरत सा एनिमेशन आ रहा होता है कि वो आपकी डाउनलोडिंग आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही होती है, और एक बार होता है, प्रोग्रेस बार, वो फिल हो रहा होता है विद ग्रीन कलर, और अगर वो कैंसिल हो जाए तो विद रेड कलर। तो उस तरह की एनिमेशन लेके आने के लिए इस कोड में मैंने TQDM की लाइब्रेरी को यूज़ किया है। अब क्या होगा, जब हम अप्रोचेस चलाएंगे तो वो अगली सा एक बार जो डैश डैश करके आ रहा होता है वो नहीं आएगा, और एक प्रॉपर अप्रोचेस चल रहे होंगे और आपकी ग्रीन सा एक प्रोग्रेस बार आ रहा होगा। तो थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे TQDM की लाइब्रेरी यूज़ की है। अच्छा, समझ आई TQDM क्या होती है। और आगे मैटप्लॉटलिब इसलिए यूज़ किए कि आगे हमने इमेज को जनरेट करना है प्लॉट की फॉर्म में। और फाइनली टेंसर फ्लो में ऑप्टिमाइज़र वही एडम ही यूज़ किया है, क्योंकि बेसिक न्यूरल नेटवर्क बना रहे MLP यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, बिल्कुल बेसिक टाइप का। तो एडम यूज़ किया है, और केरास मॉडल्स में से हमने सिक्वेंशियल ले लिया, क्योंकि मॉडल हमारा सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है। और उसमें आगे फर्दर लेयर्स में हमने कौन कौन सी लेयर चूज़ की हैं, इनपुट लेयर, फ्लैटन, डेंस, ड्रॉप आउट, रीशेप, और इसके अलावा जो अगली है लीकी रैल्यू। लीकी रैल्यू बेसिकली आपका वो एक एक्टिवेशन फंक्शन है, लेकिन उसको इंपोर्ट थ्रू लेयर्स ही किया जा रहा होता है। तो ये सब ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनपुट लेयर क्या होती है, फ्लैटन, डेंस लेयर, ड्रॉप आउट क्या होता है, लीकी रैल्यू क्या होता है।
तो ये सारी चीज़ें वंसली इंपोर्टेड कर ली हमने और आगे जाके फिर इनको वन बाय वन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास है कि सबसे पहले तो वार्निंग्स को इग्नोर कर दो। ठीक है, वार्निंग की इग्नोर करने के लिए फ़िल्टर वार्निंग और आगे इग्नोर का एक आर्गूमेंट पास कर देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास डाटा सेट को लोड करना है हमने। फैशन एमनिस्ट का डाटा सेट हम ले रहे हैं, तो फैशन एमनिस्ट का डाटा सेट लोड कर लिया और उसको बनाया एक वेरिएबल में, और ये वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट और या एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, या अगर हम इस फॉर्मेट में लें तो ट्रेन इमेजेस, टेस्ट इमेजेस, टेस्ट इमेजेस, ट्रेन मतलब लेबल्स, इस तरह से कुछ होता है आपके पास। देखो यहाँ पे ऊपर एक बात की थी कि सुपरवाइज नहीं है, अनसुपरवाइज्ड है। तो यहाँ पे जो लेबल्स है ना, उन्हीं को यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। तो उसकी जगह मैंने डैश डाल दिया है। मुझे सिर्फ इमेजेस, जो ट्रेनिंग और टेस्ट इमेजेस है ना, यानी जो आपकी फीचर वैल्यूज़ हैं, उनसे मतलब है। मुझे यहाँ लेबल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है, और उसको मैंने डैश कर दिया ताकि वो सिस्टम का हिस्सा ही ना बने। और बाकी ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस को मैंने यहाँ चूज़ कर लिया। अब ये अंडरस्टूड है कि ट्रेन इमेजेस में 60,000 होंगी और टेस्ट में कितनी होंगी, 10,000, क्योंकि टोटल हमारे पास 70,000 है। ठीक है, तो ये हमने लोड कर लिया। एक दफ़ा सारे जो आपकी ये हैं कमांड्स, इनको रन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज़ को रन कर लिया, और आई होप सो कि कोई इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें सारी ठीक हैं। और इग्नोर जो हमने वार्निंग की थी उसको हमने कर दिया। इसके अलावा डाटा सेट को जो इंपोर्ट किया था उसको भी एक दफ़ा रन कर लेते हैं। और उसके बाद ये तो जस्ट एक ऑप्शनल स्टेप है कि आपने शेप चेक करनी है इसकी, ट्रेन इमेजेस की। वो ऑलरेडी हमें पता भी है कि ट्रेन इमेजेस की शेप जो है वो 60,000 उसमें इमेजेस हैं, 28x28 की इमेजेस हैं। और यहाँ पे टेस्ट में 10,000 है, ये भी 28x28 की है। और इसको भी एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा प्लॉट करना है सिंपल, कि डाटा सेट में कोई प्लॉटिंग करके चेक करना है। वो आपको पता ही है ऑलरेडी, वही प्रीवियस स्टेप ये कि अगर हमने इमेज 5 पे रखी हुई पिक्चर को डाटा सेट में से प्लॉट करना है तो प्लॉट कैसे करेंगे। फिगर साइज देंगे, आई एम श्योर, ये सी मैप ग्रे रखेंगे, एक्सिस को ऑफ कर देंगे ताकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ना आए, और प्लॉट को शो करवा देंगे। तो इंडेक्स 5 पे जो इमेज पड़ी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। एक टी शर्ट है। और अगर बैच प्लॉट करना है, यानी अगर हमने 4-5 वैल्यूज़ को इकट्ठा प्लॉट करना है, तो लूप लगा देंगे सिंपल, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को रख के, और रेंज का वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज 0 स्टार्टिंग, और जे में, यानी आई जे का यहाँ पे क्या मतलब है कि रोज और कॉलम्स। ठीक है, और सब प्लॉट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड। और यहाँ पे इमेजेस हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, बैच इमेज की प्लॉट हो गई, यानी 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो ये बैच इमेजेस प्लॉट करनी है यूजिंग कि आपका अभी डाटा किया है, अभी हमने कोई ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको भी रन कर लेते हैं। जस्ट ये ऑप्शनल स्टेप है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा, अब अगला स्टेप नॉर्मली क्या होता है, हम अगर क्लास CNN की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि अगला स्टेप होता है कि इमेजेस को नॉर्मलाइज करना होता है, यानी आसान से अल्फाज में उसको डिवाइडेड बाय 255 कर देते हैं। ऐसा ही है ना। उससे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया है। क्या काम किया है कि मैंने ट्रेन इमेजेस को और टेस्ट इमेजेस को आपस में स्टैक कर दिया है, क्योंकि मुझे सारी इमेजेस का एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो मैंने क्या किया, NP में वी स्टैक नाम का एक फंक्शन है। वो क्या करेगा, 10,000 हमारे पास टेस्ट इमेजेस हैं, 60,000 हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस हैं, दोनों को आपस में क्या करेगा, स्टैक करके एक सिंगल वेरिएबल बना देगा ताकि सारी इमेजेस एक ही जगह आ जाए। अभी अलग अलग है हमारी, और उसको हमने आसानी के लिए उसकी डाटा टाइप को भी कह दिया कि फ्लोटिंग रख दो, क्योंकि वो अरे में कन्वर्ट होती है बाद में। और आगे जाके क्या किया, तीसरे स्टेप में नॉर्मलाइज किया। नॉर्मली हम ये करते हैं, जो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ ये करते हैं ना, x = x मतलब 255 करके उसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। यानी इस नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि इमेजेस की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आ गई सारी। ये चीज़ भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। मैंने क्या किया है, इस दफ़ा 127/127 से डिवाइड किया है। इस तरह करने से क्या होगा, इमेजेस की वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 0 से 1 के दरमियान रख लो, वो भी ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि समटाइम्स इस तरह करने से इमेजेस की जनरेशन थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। आप ये करोगे तब भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी जो हम नॉर्मली पहले करते रहे डिवाइडेड बाय 255, अगर CNN थोड़ा सा रिकॉल करो माइंड में, जब पढ़ा था हमने,
तो उसका मतलब ये होता था कि वो पिक्चर्स, यानी बैक एंड पे क्या है आपकी एक अरे ही है, अरे की वैल्यूज़ 0 से 1 के दरमियान नॉर्मलाइज हो गई है, और इस केस में -1 से 1 के दरमियान नॉर्मलाइज हो गई है। ठीक हो गया। तो ये किया, दोबारा इसको एक कैपिटल एक्स में डाल दिया। अब हमारे पास वाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो हमने जो है वो शुरू में उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो अब हमारे पास एक्स है, और इस वक्त एक्स में हमारे पास 70,000 इमेजेस का डाटा है, क्योंकि हम ट्रेन को, टेस्ट को क्या कर चुके हैं, मर्ज कर चुके हैं, स्टैक कर चुके हैं। अगला स्टेप क्या है, अब आते हैं गैन्स के ऊपर। देखो, दो नेटवर्क्स हैं, पहले हमने बनाना है डिस्क्रिमिनेटर, या जनरेटर बना लो, उससे कुछ नहीं होता, और एक बनाना है हमने जनरेटर, और एक बनाना है डिस्क्रिमिनेटर। मैंने बता चुका हूं कि दोनों क्या है, एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो बना लेते हैं सिंपल, जैसे हम पहले काम कर चुके हैं। एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन का नाम रख देंगे बिल्ट डिस्क्रिमिनेटर, ये मर्जी है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। और आगे मॉडल क्या होगा, सीक्वेंशियल। आगे आपने लेयर्स देनी है। सबसे पहली लेयर क्या होती है, इनपुट इमेज, तो उसको शुरू में ही फ्लैट किया हुआ है, और उसमें इनपुट इमेज में इनपुट इमेज का साइज दिया जा रहा होता है। यहाँ पे क्या है, 28 बाई 28 और आगे 1, जो कि उसकी इनपुट इमेज का साइज है। अगली लेयर, एक 2-3 लेयर्स ऐड कर देंगे जो डेंसली कनेक्टेड होंगी, ताकि न्यूरल नेटवर्क अच्छा परफॉर्म करे। और उसमें डेंस एक लेयर बना ली, और 512 न्यूरॉन्स दे दिए, ये अपनी मर्जी से दे सकते हैं आप। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे मैंने लिया है लीकी रेलू, रेलू भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लीकी रेलू मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें मैं एक्स्ट्रा आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ, अल्फा। अल्फा क्या है, बेसिकली एक, समझ लो उसका एक आर्गूमेंट, एक पैरामीटर है, जिसको आगे पीछे करके थोड़ा सा हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल रेलू यूज कर सकते हो, विदाउट एनी आर्गूमेंट यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और लीकी रेलू करना है, लीकी रेलू भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा ड्रॉप आउट किया है हमने, ये इसलिए किया है कि पहली लेयर बनाने के बाद थोड़ा सा अगर उसको कुछ गार्बेज वैल्यूज मिलती हैं, तो उसको 40% के हिसाब से ड्रॉप आउट कर दे, यानी 0.4 के हिसाब से। एक और लेयर बना लेते हैं 256 की, और उसमें भी सेम कॉपी पेस्ट ही है कि लीकी रेलू आ गया और ड्रॉप आउट आ गया। एक फाइनल लेयर बनाएंगे हम डेंस लेयर, जो कि 128 न्यूरॉन की होगी, उसमें लीकी रेलू, और उसमें भी सेम हमने किया है। और जो सबसे आखिरी लेयर होगी, जिसको आउटपुट लेयर का नाम दिया है, उसमें आपके पास एक न्यूरॉन होगा, क्योंकि रियल और फेक में ही आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है कि ये फेक है या फिर रियल है। तो आखिरी आपका जो न्यूरॉन होगा वो एक होगा, और क्योंकि ये आउटपुट लेयर है, और उसमें आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या हो जाएगा, सिग्मॉइड या सॉफ्टमैक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक की आपको मतलब समझ आया कि एक क्यों यूज़ किया है, कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर का काम है रियल है या फेक है। ठीक है, तो वो जस्ट ये चेक करेगा, जो आपके पास एक ही आउटपुट आएगी, उसको बताना काम है कि ये रियल है। अगर तो फेक होगी तो फेक बता देगा उसको। अब नाम रख दिया मैंने इसका गैन डिस्क्रिमिनेटर। और आपको अगला पता है कि कंपाइल में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़र लगाते हैं। ऑप्टिमाइज़र में मैंने एडम यूज़ किया है, और एडम में मैंने 2 एक्स्ट्रा आर्गूमेंट पास कर किए हैं। आप इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो। एक्स्ट्रा आर्गूमेंट में मैंने एक लर्निंग रेट रखा है, जो कि 0.002, ये ऑप्शनल होता है। 2-3 लर्निंग रेट ही होते हैं किसके, एडम के। एक होता है 0.001, दूसरा होता है 0.002, 3 और 4 तक होते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखो आपके पास इमेजेस जनरेशन में थोड़ा सा मसला आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन में, तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो उसको। तो मैं शुरू में ही इसको बढ़ा देता हूँ, और अगर नहीं रखना तो बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो कि सिस्टम खुद डिसाइड कर ले। ठीक है, और बीटा की वैल्यू भी 0.5 रखी है। ये बीटा क्या होता है, एक दूसरा आर्गूमेंट होता है जो कि हेल्प करता है एडम की ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, और ये रखना ना रखना ऑप्शनल है, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो भी रख सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप खाली छोड़ दो उस आर्गूमेंट को। लॉस कौन सा यूज़ किया है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि रियल और फेक में हमने जज करना है जस्ट। ठीक है, कैटेगोरिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई क्लासिफिकेशन तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। मॉडल को रिटर्न किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया बिल्ड डिस्क्रिमिनेटर के नाम से। समरी एक दफ़ा ले ली, समरी वही जो एज यूजुअल हमारी आती रही है। फ्लैटन लेयर में इतने वेट्स बाइसेस होंगे, इतने पैरामीटर्स होंगे, डेंसली कनेक्टेड में इतने पैरामीटर्स होंगे, और फाइनली सारे टोटल पैरामीटर्स कितने होंगे, इतने कुछ आपके पास हज़ारों की फॉर्म में आ जाएंगे, और इतने बाइट्स का डाटा कंज्यूम किया। ये बनाया हमने डिस्क्रिमिनेटर। अब अगली बारी है जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर भी कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। अच्छा, जनरेटर में आपको याद है जो अभी ऊपर थ्योरी बयान की है, कि उसको स्टार्टिंग में, यानी उसकी इनपुट क्या होगी, एक रैंडम नॉइज़। उस रैंडम नॉइज़ की जो वैल्यू है वो हमने खुद सेलेक्ट करनी होती है, कि हम कितना बड़ा एक रैंडम नॉइज़ उसको देना चाह रहे हैं।
मैंने 128 ले लिया, आप 100 ले सकते हो, 96 ले सकते हो, 64 ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने यूज़ किया है कि फ्लैटन लेयर में इनपुट शेप 128 की, ठीक है, और आगे इसको सिंगल रखा है क्योंकि वो क्या करेगा उसको खुद ही डिसाइड करेगा। आपने सिंगल वैल्यू देनी है कि आपने कितनी बड़ी वैल्यू क्या नॉइज़ वेक्टर बनाना है। तो मैंने 128 दे दिया था, और आप अगर आपका सिस्टम ज़रा नॉर्मल है तो आप 96 दे देना, 100 दे देना या 64 दे देना। आगे फर्दर वही चीज़ें सेम है। डेंसली कनेक्टेड एयर एक लेयर बनाई है 256 की 512। अब मैं ना थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे न्यूरॉन्स में कम कर रहा हूँ, शुरू में ज़्यादा रखे फिर कम किए फिर 128 किए। जनरेटर में सबसे ज़्यादा आपके पास न्यूरॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब आपने खुद से इस तरह सेट करना है मामला कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा हो फिर कम हो। क्यों? क्योंकि आपकी आउटपुट इमेज बन रही है, आपके पास फाइनली आउटपुट क्या आएगी, जनरेटर क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा। इमेज का साइज क्या होगा, वही जो कि डेटाबेस इमेजेस का साइज है वो क्या है 28 बाई 28। 28 मल्टीप्लाई बाई 28 करो, क्या आंसर आता है 784 आंसर आता है। तो जनरेटर की जो आउटपुट लेयर होगी वो कितनी होगी 784 की होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 256 रखा, फिर 512 और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डायरेक्ट 784 पे लिया है इसको। और यहाँ पर बस ख्याल करना है कि आपने इस लेयर पे 10H का फंक्शन यूज़ करना है, या फिर सिग्मॉइड भी कर सकते हो, चल जाएगा। आउटपुट थोड़ी सी मतलब आगे पीछे हो सकती है लेकिन चल जाएगा। और एक फाइनल लेयर और बनाओगे जो कि सिंपल क्या करेगी, जो आपकी इमेज आएगी उसको रीशेप कर देगी 28 बाई 28 में, और आगे चैनल जो भी RGB होता है उसका। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये रीशेप लेयर है। ये लेयर जस्ट क्या करती है, रीशेपिंग करती है और कुछ भी नहीं कर रही इसके अलावा। कि आपके पास 784 न्यूरॉन की एक इमेज आई है जो कि एक फ्लैटन होगी, और उसको आप जस्ट रीशेप कर रहे हो एक तरह से। नाम रख दिया जनरेटर का, मॉडल को रिटर्न करवा दिया, और आगे हमने क्या किया है, सिंपल आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। समरी इसकी भी ले सकते हैं जैसे हमने पहले ली थी, समरी दे देगा कि इतने पैरामीटर्स हैं और ये टोटल पैरामीटर्स कितने आ गए और क्या कितनी बाइट्स का डाटा कंज्यूम किया। अच्छा, ये हमने सक्सेसफुली जनरेटर बना लिया, सक्सेसफुली डिस्क्रिमिनेटर बनाया है अभी सिर्फ। इन दोनों का एक सिंगल फंक्शन भी बनाना है ताकि दोनों को आपस में ज्वाइन भी तो करना है ना बाद में। तो उसके लिए एक दोनों का कंबाइन करके बना लेते हैं। नाम रख लेंगे उसका फंक्शन बिल्ट गैन, ठीक है। और उसके आर्गुमेंट में हमने पास कर दिया डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर। क्यों? क्योंकि मैंने इनके नाम ये रखे थे यहाँ पे GNR और DISCR। आप नाम तो कोई भी रख सकते हो, नाम का मसला नहीं है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन नहीं कर रहे हम, तो उसको फॉल्स करना ज़रूरी है। ट्रेन जनरेटर ही हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटर के पास सिर्फ डेटाबेस का डाटा जा रहा है, डाटा जो सेट है बेसिकली, ठीक है, वो उसको लर्न करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग फेज होगी, जहाँ पे अप्रोचेस चलेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग असल में किसकी हो रही है, जनरेटर की हो रही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर के पास सिर्फ और सिर्फ आपका जो डाटा सेट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगेन मॉडल को सिक्वेंशियल किया, एक लेयर ऐड की जनरेटर की, दूसरी डिस्क्रिमिनेटर की। यहाँ पे अगेन वही कॉपी पेस्ट किया जो हमने ऊपर किया है। ऑप्टिमाइजर एडम सेम वैल्यूज के साथ, लॉस कौन सा होगा, बाइनरी क्रॉस। रिटर्न किया मॉडल को और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दोनों वैल्यूज दे देना, डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर, क्योंकि दोनों को मर्ज करने लगे आपस में। और फाइनली समरी इसकी भी ले सकते हो। इसकी समरी जस्ट क्या आएगी आपके पास एक जनरेटर होगा और एक डिस्क्रिमिनेटर होगा, ठीक है। और इसके टोटल पैरामीटर्स इस तरह आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेटर को हमने एक फेक रैंडम नॉइज देनी है उसको एक दफ़ा प्लॉट करके देख लेते हैं। अभी सिस्टम को नहीं दिया, हम खुद प्लॉट करके देखना चाह रहे हैं होती कैसी है, जो कि जनरेटर लेगा। फिगर का साइज़ दिया, प्लॉटिंग की लाइब्रेरी जो मैट प्लॉट ली है उसको यूज़ करके हमने IM शो करवा दिया, यानी जनरेटर की प्रिडिक्शन, ठीक है। पहली प्रिडिक्शन होगी जिसमें वो रैंडम नॉइज वेक्टर होगा। रैंडम नॉइज वेक्टर बेसिकली क्या होगा, एक रैंडम वैल्यू होगी, ठीक है। RN, ये जो फंक्शन है ना बेसिकली नंपाई का फंक्शन है, RANDM। ये क्या करता है, आपको एक रैंडम वैल्यू जो कि नॉइस की फॉर्म में जनरेट करके देता है। और साइज हमने खुद दिया है 128, मैंने ऊपर बताया था अभी आपको। और इसको क्या करना है, रीशेप करना है, ठीक है। रीशेप करने के बाद इसको फर्दर रीशेप करेंगे 28 बाई 28 में। और ये आपकी मर्जी है कि आपने इसका कलर मैपिंग देनी है या नहीं देनी, या खाली छोड़ दो उसको। तो वो क्या करेगा, उसको जनरेट करेगा। और ये चीज़ भी ऑप्शनल है, ये अगर ना भी लिखो तब भी रन हो जाता है। हम जस्ट चेक करना चाह रहे हैं कि जो जनरेटर पहली आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, जो कि एक क्या होगी, रैंडम नॉइज ही होगी, हमने खुद दी है उसको, ठीक है। और उसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, यानी एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अगर आप यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ कर दोगे ना तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको।
हमने आई थिंक यहाँ तक इसको रन कर लिया था, और एक दफ़ा इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा रन हो गया, और ये जो आपका जनरेटर मॉड्यूल था ये भी रन हो गया। डिस्क्रिमिनेट इसको भी रन कर लिया, दोनों का जो कंबाइन बनाया था उसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। और अब ये जो वैल्यू है ना, अब लेट से मैं जो एक्सिस वाला कॉलम है इसको 2 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको मैं एक दफ़ा रन करवाता हूँ, ठीक है। तो जनरेटर की जो प्रिडिक्शन थी किस पे, जो रैंडम इमेज खुद दी है उसको 128 उसका साइज़ है, और उसको रीशेप किया 28x28 में, और उसको फाइनली आगे जाके हमने जनरेटर को डिस्क्रिमिनेटर से चेक करवाया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाए कि कितनी है। तो उसने क्या निकाली है, यहाँ देखो 0.4 नीचे आ रही होगी, ये लेबल जो इसने बनाया ना इधर आ रही होगी 0.4, यानी अभी इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि एक आपके पास नॉइज इमेज जनरेट हुई है स्टार्टिंग, जो मैं कह रहा था कि पेपर देंगे तभी वो फेक मनी छापेगा। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यू है। और ये दोबारा अगर डिस्क्रिमिनेटर में से अगर आपने चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेटर के पास क्या क्या डाटा आया है, तो वो आप चेक कर सकते हो एक दफ़ा कि आपकी सारी इमेजेस अब डिस्क्रिमिनेटर के अंदर आ गई हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंडिविजुअली आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करोगे, इनिशियलाइज करोगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अपोचेस मैंने 64 रखने हैं, या कम भी रख सकते हो, 32 रख सकते हो। नॉर्मली इसमें ये होगा कि जितने ज़्यादा अपोचेस होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आउटपुट आती है। तो आप रखना चाहो तो 100 भी रख सकते हो, यहाँ पे 200 भी रख सकते हो, लेकिन ख्याल करना है अपने लैपटॉप का ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़े से हाई जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड ले रहे होते हैं। तो अगर तो लैपटॉप अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल कोलैब यूज़ करो, या फिर केरास का जो क्लाउड एक नेटवर्क है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, आर्जी तौर पर समझाने के लिए आपको 64 अपोचेस रखे हैं। एन क्या है, एन बेसिकली वही जो नॉइज़ वेक्टर की वैल्यू है 128 दी हमने, और एक एम्प्टी लिस्ट बना ली लॉसेस की, क्योंकि जो दो लॉस कैलकुलेट हो रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वो फाइनली एक लिस्ट पे जमा हो जाए, तो ताकि मैं प्लॉट करके देख सकूँ सिस्टम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके लिए मैंने लॉसेस की एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। और बैच साइज़ ये ऑप्शनल होता है, लेकिन दे दो तो अच्छी बात है। बैच साइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेट से 256, आप 128 भी कर सकते हो। वो फिर उसी हिसाब से क्या करेगा, आपकी जो 70,000 इमेजेस हैं उनके बैचेस बनाएगा, और पर अप्रोच के हिसाब से बैच चलाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीका होता है कि मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि अपने डाटा सेट को तोड़ देना बैचेस में, और फिर 1 बाय 1 अप्रोचेस में देना, ताकि ट्रेनिंग अच्छी हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम और किया है मैंने, आपका जो बैच साइज है ना उसको मैंने हाफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि अब 256 का हाफ क्या होता है, 128, ठीक है। बैच साइज बनाए 256 का, यानी 70,000 इमेजेस का 256 के बैचेस बना ले, और जो बैच साइज बनेगा उसको भी फर्दर दो हिस्सों में तकसीम करें, 128 और 128। 128 किसको दे, जनरेटर को, और 128 डिस्क्रिमिनेटर को दे, ताकि वो दोनों आपस में चेक कर सके कि ये इमेजेस जनरेट हुई हैं और ये मेरे पास डाटा है, और इनमें कितनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपकी वैल्यूज आ रही है। तो इस चीज़ को मैंने किया ताकि थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो सके। अब ये जो 2 स्टेप्स हैं इनको अब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपने मेन कोड की तरफ आते हैं जो हमारे अप्रोचेस का है। इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं, ठीक है। इन 2 कोड को मैं समझाता हूँ बाद में आपको ना, पहले आप इधर आ जाओ, डायरेक्टरी बनाइए। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप खुद से जाके अपने मेन डाटा में कोई फोल्डर बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं कहता हूँ कि लेट द पाइथन डिसाइड के उसने फोल्डर बनाना है, खुद ही बना लेगा वो। मैं क्या करूँगा, एक सेव डायरेक्टरी के नाम से बनाऊंगा वेरिएबल, उसमें उसका नाम बेसिकली क्या बन रहा है, ये एक फोल्डर बना रहे हैं हम थ्रू पाइथन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओएस की लाइब्रेरी को यूज़ किया है, मेक डायरेक्टरी का उसका एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे इस नाम का जनरेटेड एफनेस्ट इमेजेस का एक फोल्डर बना लिया कि हर अप्रोच पे जो एक इमेज जनरेट होगी वो क्या करे, इस फोल्डर में सेव करता जाए, ठीक है। तो ये पहले खुद से एक फोल्डर बना लिया पाइथन से, ठीक है। आप खुद से बना सकते हो, अगर खुद बनाया तो इस स्टेप को स्किप कर दो। और अब जो आखिरी स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। इसमें हमारे पास अप्रोचेस चल रहे हैं। नॉर्मली अप्रोचेस जो हम CNN में यूज़ करते रहे ना, वो क्या करते थे, हम पहले हम एक्स और वाई अलग अलग करते थे, ठीक है। उसके बाद अप्रोचेस यूज़ करते थे। अप्रोचेस में हम क्या करते थे कि हमने अप्रोचेस का साइज़ दिया, बैच भी वहीं दे दिया, और आगे उसको फिट कर देते थे, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। यहाँ पे आपका ना एक लूप सा बन रहा होता है, क्योंकि हम इमेजेस को साथ साथ सेव भी करना चाह रहे हैं हर अप्रोच पे, कि पहले अप्रोच पे जो इमेजेस आई हैं
अगले पे जो आई हैं वो सारी इमेजेस हमें मिले बाद में, ताकि हम एक एनालिसिस कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन में क्या होगा, फॉर लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 1। 1 का मतलब ये है कि हमारे अप्रोचेस 1 से स्टार्ट हो। नॉर्मली यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे हमने अप्रोचेस को क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है कि हर अप्रोचेस आगे नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका। अब यहाँ पे फिर उसमें एक फर्दर लूप चलाया है जे। अब जे में हमने क्या दिया, टी क्यू डी एम। टी क्यू डी एम मैंने भी आपको समझाया, बेसिकली एक एनिमेशन है जो कि क्या कर रहा होता है, बैचेस के हिसाब से उसकी प्रोग्रेस बार को आगे मूव कर रहा होगा, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दी है कि एफ अप्रोच, यानी उसमें नंबर की एक एक इंक्रीमेंट भी होती रहे साथ साथ। तो ये बेसिकली वो चीज़ है जो हमने यहाँ प्रोड्यूस की। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लेंथ ऑफ एक्स है, लेंथ ऑफ एक्स क्या है कि आपकी 70,000 इमेजेस हैं जो कि डिवाइड होगी बैच साइज से, ठीक है। और उसके हिसाब से पर बैच अप्रोच साइज चलेंगे आपके यहाँ पे। तो 70,000 इमेजेस को हमने बैचेस पे डिवाइड किया और हर बैच में क्या होगा, एक अप्रोच में रन हो जाएगा आपका। तो आगे लिखा हुआ भी है कि रनिंग बैच वाइज, तो आप हर जो अप्रोच है वो बैच वाइज रन होगा यहाँ। उसके बाद ये जो लाइन है, इसके बाद वाली जो लाइन है, ये थोड़ी देर के लिए सिस्टम की आउटपुट को एक्टिवेट किया है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करता तो सिस्टम चल जाएगा, कोई मसला नहीं। ये दो लाइनें जो यहाँ पे आ रही है ना, ये सिस के नाम से, सिस ये वाली, और ये नीचे में थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ, और ये वाली, ये दो लाइनें वो हैं जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आर्जी तौर पे अपने कोड को रोकता हूँ, ताकि वो जो अब होगा, पता क्या, हमने यहाँ पे TQDM चलाया है। अब TQDM के साथ वो जो बार आते हैं ना छोटे छोटे अप्रोचेस में, वो भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट बहुत लेंथी हो जाती है। उस आउटपुट को बंद करने के लिए, जो बार वाली आउटपुट होती है, उसके लिए मैंने ये वाला रन कोड किया है। जस्ट मुझे ये गिटहब से मिल गया था, एज इट इज मैंने वहाँ से कॉपी किया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करता है, वो आर्जी तौर पे राइट जो आपकी हो रही होती है ना वैल्यूज़, उसको रोक देता है और नीचे जाके उसको दोबारा रिस्टोर कर देता है। क्योंकि अगर रिस्टोर नहीं करेंगे तो आपकी जो वो प्रोग्रेस बार है TQDM की, वो भी नज़र नहीं आएगी। तो ये ऑप्शनल स्टेप होता है, अगर आप देखना चाहते हो कि मेरी TQDM की आउटपुट के साथ साथ वो लाइनें भी मुझे नज़र आएँ, तो इन दोनों को आप कमेंट आउट कर दो, सिंपल। तो वो आपको क्या होगा कि पर अप्रोच किस तरह से वैल्यू चल रही है डैश की फॉर्म में, वो भी नज़र आ जाएगी। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बेसिकली देखो वही चीज़ें, हमने रियल इमेजेस और फेक इमेजेस यहाँ पे उसको बतानी है कि ये रियल इमेजेस है, ये फेक इमेजेस है। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कमेंट लिखा हुआ, पढ़ते हैं कि हाफ इमेजेस हमने की है, जो हमारा बैच साइज था, बैच को हाफ किया था हमने, कितनी रह गई थी, 128, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही किया है कि जो आपकी एक्स है, एक्स क्या है, 70,000 इमेजेस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम वैल्यू दे रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट होगी, और लेंथ ऑफ एक्स 70,000, हाफ बैच क्या होगा, यानी आपकी जो 256 बैच साइज है उसका हाफ, जो हमने उसको डिवाइड बाय 2 किया है, उसको रीशेप करेंगे हाफ बैच में। और आगे थोड़ा सा अगर इसको मैं मूव करूं तो आगे हमने उसकी जो सेकंड वैल्यू अलॉट की है वो क्या है, वंस। वंस क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, रियल वैल्यूज़ है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि रियल वैल्यूज़ को हमने एक आर्गूमेंट के साथ पास करना है कि वो वंस के साथ होगा। तो हम नमपाई का वंस यूज़ कर लेंगे और नमपाई का 0 यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से वो समझ जाएगा कि ये सारी इमेजेस बिलोंग्स टू वन, वन मतलब रियल, और ये जो सारी इमेजेस हैं बिलोंग्स टू 0, और 0 का मतलब क्या है, फेक। तो इस तरह से हमने पहला आर्गूमेंट दिया है इसको कि आपकी जो मेन इमेज होगी, इमेज को यहाँ पे रीशेप भी कर दिया, और आगे वंस की वैल्यू हाफ बैच। अच्छा, बार बार हाफ बैच आ रहा है यहाँ पे, ये हाफ बैच वही है कि जो आपकी बैच साइज है, बैच साइज के आधे इमेजेस हम दे रहे हैं रियल में और आधे हम देंगे किसमें, जनरेटर में, ठीक है। और उन दोनों को मिला के एक अप्रोच चलेगा आपका। अगर थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो तो समझ आ जाएगा आपको। और यहाँ पे मैंने कमेंट में भी लिख दिया है कि NP1 का मतलब क्या है, रियल की वैल्यू 1, ठीक है। और अब ये काम हो गया, अब ये सेम काम फेक के साथ भी करना है। फेक में हमारे पास क्या होगा, एक रैंडम इमेज होगी, हाफ बैच साइज देना है, n क्या है, 128, क्योंकि उसको पहले सबसे पहले क्या देंगे कि रैंडम नॉइज देंगे और उसको आगे जीरोस के साथ अटैच कर देंगे। जीरो क्या है, जीरो वही चीज़ है कि आप उसको एसोसिएट करना चाह रहे हो उन इमेजेस को कि वो सारी जीरोस लेबल के साथ आए बाद में। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे एक्चुअली लेबल होता नहीं है, लेकिन रियल और फेक में तो डिसीजन हो रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको स्टार्टिंग में कह सकते हो कि ये अनसुपरवाइज में फॉल कर रहा है, लेकिन
कुछ लोग कंट्रडिक्शन के तौर पे कह रहे होते हैं कि नहीं आप रियल और फेक में क्लासीफाई तो कर रहे हो। तो वैसे स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग में ही आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एंड एंड में क्या कर रहे होते हो कि डिस्क्रिमिनेटर और जो जनरेटर है उसकी जंग हो रही होती है आपस में कि रियल है या फेक है। तो इसलिए हमने ये NP1s और NP0s का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। और फाइनली क्या करेंगे, ये जो सारी रियल इमेजेस हैं और ये वाली जो सारी फेक इमेजेस हैं, इन दोनों को सिंपल स्टैक किया और उसकी आउटपुट को भी स्टैक कर दिया और एक फाइनल वैल्यू बना ली है x फाइनल y फाइनल के नाम से। और लॉसेस कैलकुलेट करने हैं ताकि बैक प्रोपागेट हो सके, तो उसके लिए डी लॉस की एक वेरिएबल बनाया है, जी लॉस का बनाया वेरिएबल, और डिस्क्रिमिनेटर को करवाया बैचेस पे, और यहाँ पे जो फाइनल की वैल्यूज़ है ये डाल दी। वो क्या करेगा, इसका लॉस कैलकुलेट करके इसमें डाल देगा, और जनरेटर क्या करेगा, रैंडम नॉइज लेके और NP1 लेके जो उसका आएगा लॉस उसमें उसको डाल देगा। फाइनली हम क्या करेंगे कि डी लॉस का जो वैल्यू आ रहा है दोनों को अपेंड कर देंगे और लॉसेस में डाल देंगे, क्योंकि लॉसेस का हमने ऊपर क्या बनाया था, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, जो जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दो आपके पास ना और लाइंस हैं, उनका क्या मतलब है वो सिंपल मैंने यहीं से कॉपी की है कि ये देखो, ये जो लाइन लिखी थी मैंने आपको जो कि हमने रियल वैल्यूज़ की थी, इस लाइन को मैं अगर कॉपी करके ऊपर अलग से लिखूँ जाके यहाँ पे, तो आउटपुट क्या आती है। यानी हम कोई इनपुट इमेजेस देंगे ना, जैसे कि हम जब फिट कर रहे होते हैं, एक होता है x, एक होता है y, ठीक है। y में हमने दे दिया NP.1 या NP.0। x क्या है, ये बेसिकली x है। x बेसिकली क्या है आपका कि जो हाफ बैच की वैल्यूज हैं टोटल नंबर ऑफ में से उसको डिवाइड कर दे। अब ये सारी वैल्यूज कितनी होंगी, 128। आप काउंट करने बैठो 128 होंगी, ठीक है सारी, क्योंकि हमने क्या किया, अपने बैच को हाफ कर दिया और हाफ रियल को दे दिया और हाफ फेक को दे दिया। तो इसलिए अब ये देखो, ये जो वैल्यूज है सारी, ये भी सारी 128 है, लेकिन ये रैंडम नॉइस की फॉर्म में ये जो सारी वैल्यूज है। तो ये हाफ हाफ के हिसाब से ये जो दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ दी है, पहले रियल में और नीचे ये जो हाफ में, इनको मैंने अलग से प्रिंट करवा के दिखाया है कि इनके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं। देखो, दो आर्गूमेंट्स होते हैं ना, एक्स और वाई, ये तो सबको पता है। एक्स मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया कि वो जो बैच साइज था उसकी हाफ वैल्यूज। पीछे क्या चल रहा है, नमपाई की अरे चल रही है, हमारे पास इमेज है। इमेज बेसिकली नमपाई अरे ही होती है एक तरह की, और अरे मैंने आपको जनरेट करवा के दिखाई है, और ये बेसिकली वाई है वंस, और फेक में जो y क्या होगा वो जीरोस। और दोनों को स्टैक किया, स्टैक करने के बाद उसका लॉस में डाल दिया, दोनों के लॉसेस कैलकुलेट हो गए। और यहाँ पे वही बताया था मैंने आरसी तौर पे, जो उसकी आउटपुट है उसको बहाल करे दोबारा से। और फाइनली हमारे पास प्लॉट जनरेट करके दिखाया। प्लॉट की वैल्यू सेट कर ली कि सब प्लॉटिंग बने 5x5 के, और फिगर साइज ये रखना है। और प्लॉट लेना कहाँ से, वही रेंज बेसिकली आपके पास x और y की आई और जे, क्योंकि आई जे पहले यूज़ कर चुके हैं हम, तो इसलिए डबल यूज़ किया है मैंने। जनरेटेड इमेजेस जनरेशन में से ही प्रिडिक्शन होगी, यानी आपके पास रैंडम नॉइस से, और आगे फर्दर उसको रीशेप कर देंगे। रीशेप करने के बाद उसको शो करवा दे जनरेटेड इमेजेस में, और उसका ये मर्जी होती है कि आपने कलर मैपिंग रखनी है ना नहीं रखनी, एक्सिस को ऑफ रखना है कि नहीं रखना, ये भी आपकी ऑप्शनल मतलब मर्जी होती है इस चीज़ के हिसाब से। और फाइनली उसको सेव भी करना है। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक हमारे पास इधर तक ये जो आपका कोड है, इस कोड में आपका क्या होगा कि जस्ट और आपके पास इमेजेस आउटपुट में प्लॉट होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बाद मेरा जो फोल्डर बनाया था मैंने, उस फोल्डर में भी सेव हो जाए 1 बाय 1। तो उसके लिए प्लॉट डॉट सेव फिग ओएस इसलिए यूज़ किया था, पाथ ज्वाइन करे और सारी डायरेक्टरीज इस नाम से ऐड कर दिया। अब होगा क्या, अप्रोच बेसिकली नाम है, आई क्या होगा, इंक्रीमेंट 1 2 3 4 लूप के हिसाब से, और इमेजेस भी नाम ही, और पीएनजी उसकी क्या होगी आपके पास एक्सटेंशन हो गई। प्लॉट को क्लोज करे, शो करे और दोबारा क्लोज करे। क्लोज करना क्यों ज़रूरी है, नॉर्मली हम क्लोज करते नहीं है। क्लोज इसलिए ज़रूरी है कि ये लूप चल रहा है, एक इपॉच चलेगा, रियल इमेजेस आएंगी, फेक इमेजेस आएंगी, उनके दरमियान ट्रेनिंग होगी, लॉसेस कैलकुलेट होंगे, आउटपुट आएगी, इमेज सेव हो जाएगी, इमेज सेव होने के बाद शो होगी, शो होने के बाद क्लोज होगी, तभी अगला लूप चलेगा एपॉच 2 के लिए। तो एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसके हिसाब से। हमने यहाँ तक इसको चलाया था, और आई थिंक ये भी हमने रन कर ली थी शायद। और इनको ऑप्शनल है, अगर चेक करना चाहते हो आप कि ये दोनों जो एक्स वैल्यूज़ हमने दी हैं रियल और फेक को, इसकी शेप भी देख सकते हो कि 128 बाई 128, ये 128 जो उसने डिवाइड किया था, और ये वाला 128 क्या है जो कि वैल्यू हमने n की दी है।
ये उसकी बात हो रही है जो फेक इमेजेस की। ये बेसिकली आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा, और आई थिंक फ़ोल्डर बना हुआ है पहले से ही, ये अगर मैं देखूँ तो चलो नहीं होगा तो बना लेगा, वो अपडेट कर देता है। अगर फ़ोल्डर पहले से भी बना हुआ है ना तो वो अपडेट कर देता है उसको। और उसके बाद अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ, हो क्या रहा है, आपके पास एक एनिमेशन टाइप आ रही है, TQDM का इस्तेमाल किया है इस एनिमेशन के लिए। ठीक है, अप्रोच 1 चल रहा है, कितने परसेंट हो रहा है आगे, अभी ब्लू लाइन है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रीन लाइन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मैंने सेट नहीं की है, ये TQDM लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। और ये क्या है, आपका बैच साइज चल रहा है और सारा टाइम वगैरह आ रहा है। एक अप्रोच कंप्लीट होगा, उस अप्रोच के अब देखो वो लाइंस नहीं आ रही है आपकी, वो लाइंस मैं बंद कर चुका हूँ सिस के जरिए। ये आपकी पहली इमेज जनरेट हुई है जो कि इंतहाई बेकार है, और आपके पास एक रैंडम नॉइजी है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू ली है उसने, अब क्या करेगा, इसको बेहतर करने की कोशिश करेगा लॉसेस के जरिए, कि मैं क्या जनरेट करना चाह रहा हूँ, डाटा मैंने क्या दिया है, फैशन हमने इसका डाटा दिया है, उसी हिसाब से वो जनरेट करना शुरू कर देगा। 64 अप्रोचेज है मेरे पास। ठीक है, अभी दूसरा अप्रोच चल रहा है आपके पास, एक दो अप्रोचेज चलाएंगे, मैं फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहा है कि ये शर्ट हो सकती है, ये शर्ट हो सकती है, ये शायद कोई बूट हो सकता है। देखो ना, हर अप्रोच में आपकी आउटपुट बेहतर होती जाएगी। ये सारी इमेजेस साथ साथ सेव भी हो रही हैं क्योंकि मैंने सेव की कमांड दी है वहाँ पे। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही है जो मैं आपको कह रहा था ना, डैश आउटपुट आ रही होती है नॉर्मली, उसको हमने बंद किया ऑलरेडी सिस की लाइब्रेरी के जरिए। नॉर्मली जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना, वो TQDM ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ज़रा इस तरह की एनिमेशन ज़रा पसंद आ रही होती है। वैसे वो तरीका भी सही है। ये देखो, अब उसने यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड किया है कि ये एक शूज़ हो सकता है और ये बेसिकली एक शर्ट हो सकती है। तो हर अप्रोच के साथ साथ वैल्यूज़ की जो प्रिडिक्शन है वो बेहतर हो जाती है। नॉर्मली इसको जब कंप्लीट रन किया था तो तकरीबन 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि सिस्टम तो इतना हैवी नहीं है हमारा, या फिर आप GPU वाला सिस्टम लो। ठीक है, और ये सारी इमेजेस तकरीबन 64 इमेजेस इस पर रन होती हैं। और इसमें अगर लॉसेस जो कैलकुलेट होते हैं ना एंड पे, तो इस तरह का थोड़ा सा ग्राफ आता है आपके पास कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू है नीचे वाली, और ऊपर वाली जनरेटर की। जनरेटर बेसिकली ऊपर में हाई वैल्यू क्यों जा रही होती है, ये इसलिए जा रही होती है कि शुरू में रैंडम नॉइज़ होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इतना लर्न कर लेता है कि बिल्कुल अपना जो इमेजेस का वो एक पैटर्न है वो जनरेटर के साथ ही मैच कर लेता है। तो ये अप्रोचेस तो रन होते रहेंगे। मैं आपको एक फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ जो पहले से चली हुई थी हमारे पास। अगर मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाऊँ तो ये मेरा ज्ञान का फ़ोल्डर है, और इसमें इसी ये फ़ोल्डर जो मैंने बनाया था, नाम दिया था, तो ये सारी इमेजेस जो हैं वो 64 इमेज अप्रोचेस के हिसाब से। तो ये वो पहली इमेज थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ, उसने क्या किया था, एक रैंडम नॉइज़, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता बढ़ाता इसको अंडरस्टैंड करता है, और फाइनली जो है वो आपके पास 64 इमेजेस आ जाती हैं, और ये आपके पास लास्ट इमेज है। और इसमें वो उसने कितना काफ़ी लर्न किया है कि ये शू था, ये एक आपके पास पर्स है, लेडीज़ पर्स है, और ये एक सिंपल हुडी है, या फिर ये जॉगर्स हैं इस तरह से। देखो, अभी भी इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इतनी हाई रेजोल्यूशन उसने नहीं जनरेट की। वजह मैंने पहले बताई थी आपको। वजह क्या है कि हम एक सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको MLP कह रहे हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, वो बनाएं। अगर फ़र्ज़ करो हम इसमें कॉन्वोल्यूशन का इस्तेमाल करें तो वो फीचर ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट करेगा और बेहतर इमेजेस बनाएगा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन फिर भी नहीं होगी। उसके लिए फिर हाई रेजोल्यूशन वाला एल्गोरिदम आया था इसके अंदर, टाइप, जिसके ज़रिए हाई रेजोल्यूशन आई थी। तो कल इंशाल्लाह कर लेंगे कॉन्वोल्यूशन वाला भी, तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो लेट्स सी बहरहाल। लेकिन फिर भी उसने मकसद क्या है ज्ञान का, कि उसने पैटर्न अंडरस्टैंड किया कि पैटर्न क्या था, और ये वो इमेजेस हैं जो कि उस डाटा सेट में नहीं है, कि उसने खुद जनरेट की है कि डाटा सेट में क्या था, और उसको फिर हमने प्लॉट किया। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, सारी कहानी हो कह रही। दोबारा मैं थोड़ी समरी बताता हूँ आपको। समरी क्या है, दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम है फेक इमेजेस, फेक वैल्यूज़ जनरेट करना। अब वो डाटा कुछ भी हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, या कह लो कि कोई टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है।
तो और जो रियल का काम है वो चेक करना कि ये रियल है फेक है, इतना उसको ट्रेन करना है कि वो क्या करे, डिस्क्रिमिनेटर को फुल बना दे कि बेसिकली ये इमेज जो है वो ओरिजिनल ही है ऑलमोस्ट। और होता कैसे, आप एक जनरेटर का न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, अब न्यूरल नेटवर्क वो टाइप आ जाती है आगे कि आपने सिंपल बनाना है, कॉन्वोल्यूशन बनाना है, या सुपर रेजोल्यूशन वाला बनाना है, तो या फिर उसमें कंडीशन भी होता है एक, और एक बनाना है जनरेटर का न्यूरल नेटवर्क। दो न्यूरल नेटवर्क होंगे, दोनों को स्टैक करेंगे, हम एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद एक रैंडम नॉइज देंगे। रैंडम नॉइज देने के बाद हम क्या करेंगे, अपने अपोचिस चलाएंगे उसके हिसाब से कि अपोचिस में क्या होगा। सबसे पहले आपके पास एक्स रियल वैल्यूज होंगी, एक्स वाई फेक वैल्यूज होंगी। रियल वैल्यूज में एक्स वाई देंगे। एक्स क्या होगा उसका, आपकी जो मैन वैल्यू जो हमने बैच साइज सेलेक्ट किया है उसका हाफ कर लो, अगर फुल देना है फुल दे दो। और वाई क्या होगा, वंस या जीरोस, क्योंकि आपने कोई पैटर्न तो रखना है, जाहिर है। हमने कह दिया कि वंस जो थे वो रियल थे और जीरोस जो थे वो आपके फेक थे। ये दोनों आ गए, दोनों को फिर दोबारा स्टैक करोगे। बार बार स्टैक क्यों कर रहे हैं, स्टैक इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली आपकी कंबाइंड आउटपुट तो एक ही होती है ना यहाँ पे गैन्स में, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेटर बनाया, जनरेटर बनाया, दोनों को एक सिंगल फंक्शन में रखा, ठीक है। फिर हमने अपोचिस के वक्त एक रियल एक्स वैल्यूज बनाई, रियल वाई वैल्यूज, रियल फेक वैल्यूज और वाई फेक वैल्यूज, फिर दोनों को स्टैक किया, ठीक है। स्टैक करने के बाद फिर उनके लॉसेस कैलकुलेट किए। लॉसेस कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमने क्या किया है कि उसका जो आउटपुट आ रही है उसको प्लॉट करवाया, प्लॉट को सेव किया। सेव करने के बाद अपोचिस के लिए हमने जस्ट थोड़ा सा एनिमेशन को भी यूज़ कर लिया, टीक्यूडीएम, ताकि प्रॉपर एनिमेशन, नहीं तो होता पता क्या है, टीक्यूडीएम ना भी करो तब भी काम चलेगा आपका, वो सिंगल आपके पास डैश डैश वाली अपोचिस आएंगी। और जो आउटपुट है ना, आउटपुट में इतना क्योस मच जाएगा, बहुत लंबी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो वो सारा कुछ एलिमिनेट करने के लिए सिस की लाइब्रेरी यूज़ की है, ताकि वो सारा खत्म हो जाए और बिल्कुल क्लियर वे में ना मेरे पास मुझे आउटपुट दिखाए कि बस अपोच चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इमेज जनरेट हुई, अपोच कंप्लीट हुआ, फिर अपोच जो है वो जनरेट, इमेज जनरेट हुई। इस तरह से क्लियर आउटपुट मुझे नजर आए, वो बीच में बार बार अपोचिस ना चले, वो एक लंबा सा जो एक आ रहा होता है नॉर्मली, जब हम CNN में करते रहे ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें, इनसे बचने के लिए TQDM की लाइब्रेरी यूज़ की, और देखो ना आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न बेहतर होता जा रहा है कि ये शूज़ आ गए और इस तरह से अभी तक 15-25 चल गए। खैर ये तो चलते रहेंगे। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट क्या था गैन का, वो आपको समझ आ गया है। मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे कल परसों इंशाल्लाह। उसमें हम ये करेंगे कि कॉन्वोल्यूशनल को ऐड कर देंगे दोबारा से। उससे ये होगा कि पैटर्न अच्छे से लर्न करेगा और अच्छी थोड़ी सी इमेजेस बेहतर क्रिएट होंगी। और ये पैटर्न है, समझ आया।